नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। तो देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर धारा 370 की पुनर्बहाली का एक प्रस्ताव पास किया और उसके अगले ही दिन राहुल गांधी के टेबल पर आतंकी यासीन मलिक की बीवी की एक चिट्ठी आ गई। क्या ये एक संयोग भर है या लंबे समय से चले आ रहे कांग्रेसी प्रयोग का नतीजा, ये आज आपको दिखाएंगे। साथ ही मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि वो कौन सा स्विंग वोटर है जिसे योगी आदित्यनाथ ने अपने बटोगे तो कटोगे वाले नारे के साथ एकजुट कर लिया है। और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि हिंदू एकता के जवाब में ये तैमूर लंग वाली बात कौन उछाल रहा है। लेकिन शुरुआत राजनीति और अलगाववाद के गठजोड़ की खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव कल उमर अब्दुल्ला सरकार लाई और जम्मू कश्मीर में इस प्रस्ताव को एक तरीके से विधानसभा में पास भी कर दिया गया। इस मुद्दे पर पिछले 5 सालों से चुप्पी साधने वाली कांग्रेस ने असली रंग दिखाते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया और इसके चंद घंटे बाद ही राहुल गांधी के पास पाकिस्तान से एक फरियाद आ गई। और फरियाद करने वाला कौन है? कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक, जिन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि वो यासीन मलिक को तिहाड़ जेल से छुड़ाने में उनकी मदद करें। मुशाल ने चिट्ठी में लिखा है कि राहुल नेता विपक्ष होने के नाते संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, संसद में यासीन की रिहाई के लिए बहस करवाएं, कहें कि यासीन मलिक तो 1994 से ही आतंक का रास्ता छोड़ चुका है, एनआईए ने उसे मनगढ़ंत केस में फंसाया है। यह फरियाद की गई है राहुल गांधी से। मुशाल ने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है कि राहुल कह सकते हैं कि यासीन मलिक तो कब का गांधीवादी हो गया, अहिंसा का समर्थक हो चुका है और वो जम्मू कश्मीर में असल में अमन कायम करने में मदद कर सकता है। सोचिए, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाली मुशाल मलिक ने यह सारी बातें लिखी है और उन्होंने बताया है कि कैसे राहुल गांधी यासीन मलिक की रिहाई में, उसे जेल से निकलवाने में उसकी मदद कर सकते हैं। मुशाल ने पाकिस्तानी मीडिया में आकर इसकी जानकारी दी और मुशाल ने राहुल को चिट्ठी को लेकर क्या कहा, पहले जरा एक बार सुनिए, उसके बाद आगे की और रोचक कहानियां बताएंगे आप। कल मैंने जो इंडियन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उनको भी मैंने लेटर भेजा है कि वो अपने पार्लियामेंट में इसको अर्जेंटली टेकअप करें यासीन साहब के हवाले से, जो उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये वहाँ पे हर जगह जो है बात कर रहे हैं कि हम लोग रिवर्स करेंगे आर्टिकल 370-34 से बात करना चाहते हैं। तो कश्मीरियों के जो रहनुमा हैं जिनके पास अलम है हुर्रियत का, वो उनको ही डेथ सेल्स में घुसा के कत्ल किया जा रहा है, तो पहले उनको तो बचाया जाए। तो आतंकी यासीन मलिक की पाकिस्तानी बीवी मुशाल की इस चिट्ठी पर कोई भी भारतीय हैरान हो जाएगा। मन में कई सवाल उठने लगेंगे, जैसे कि आतंकवादी और आतंक के पैरोकार राहुल गांधी से ही मदद की उम्मीद क्यों रखते हैं? एक सजा याफ्ता आतंकी को जेल से छुड़ाने के लिए उन्हीं को चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही है? पाकिस्तान सरकार में ऊंची पहुंच वाली मुशाल ने उन्हें संसद में मामला उठाने को क्यों कहा है? यह सवाल बहुत गंभीर है और भारत की एकता अखंडता से लेकर कश्मीर में आतंकवाद और धारा 370 की पुनर्बहाली के मुद्दों से सीधे सीधे जुड़ते हैं। इसीलिए बीजेपी राहुल से सीधे सीधे सवाल कर रही। आतंकी के बेगम ने पाकिस्तान से
चिट्ठी भेजी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा कि जिन्होंने आतंक मचाया जम्मू कश्मीर में, बेगुनाहों की जानें ली, यूनिफॉर्म्ड हिंदुस्तान के पर्सनेल को मौत के घाट उतारा, वो सहारे और सहयोग के लिए गांधी परिवार की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं? तो ऐसा क्या है कि आतंक फैलाने वाले अब कांग्रेस से सहारा मांग रहे हैं? देखो, एक स्वाभाविक है, जो जिसका हितैषी होगा उसी को तो पत्र लिखेगा ना। तो उन लोगों को भी मालूम है कि ऐसे अलगाववादियों का हितैषी कौन है और कौन उनकी मदद कर सकता है। तो राहुल बीजेपी के इस सवाल पर उसी तरह चुप हैं जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव पर कांग्रेस के मुहर लगने के बाद उन्होंने गुम्मी मार रखी। राहुल कहें भी तो क्या कहें, मुशाल ने चिट्ठी भेजने का वक्त ही ऐसा चुना है। और यह सवाल उठा रहा है कि संसद में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राहुल पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का इतना भरोसा आखिर क्यों है? राहुल या कांग्रेस के लिए इस सवाल से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकते कि यह सब बीजेपी ने कराया धराया है। उनसे पूछ लिया जाएगा यह चिट्ठी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती या जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही अब्दुल्ला फैमिली के पास क्यों नहीं आई, जो कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकियों से बहुत हद तक हमदर्दी भी रखते हैं और पाकिस्तान से बातचीत के बड़े पैरोकार भी हैं। इसके लिए राहुल का वर्तमान ही नहीं, कांग्रेस का अतीत भी जिम्मेदार है। आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की एक तस्वीर याद होगी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। इस खतरनाक आतंकी की इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए बाकायदा इसे न्योता देकर पीएम आवास पर बुलाया गया था। मनमोहन सिंह ने खुद इसका स्वागत किया था और दुनिया को यह बताया कि यासीन मलिक कश्मीर का यूथ आइकॉन है। जबकि हकीकत क्या थी? कश्मीर घाटी में आतंकवाद के सबसे बड़े चेहरों में से एक था यासीन मलिक। 89 और 90 के दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, उसमें इस आदमी की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1990 में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या की बात उसने तो मीडिया के सामने कबूली थी और कश्मीर के जज नीलकंठ गंजू की हत्या समेत कई मामलों में उसकी संलिप्तता थी। एनआईए की जांच में साबित हुआ कि यासीन देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने में जुटा हुआ था और आतंकियों के लिए धन जुटाने के मामले में साल 2022 में उसे जेल की सजा हुई। मैं तो बहुत संक्षेप में यासीन के गुनाह गिना रहा हूं, इसकी फहरिस्त असल में बहुत लंबी है। राहुल का जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो यासीन की अगर आप पूरी क्राइम कुंडली देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आखिर राहुल गांधी से जिस व्यक्ति को छुड़ाने की अपील की जा रही है, जेल से निकालने की अपील की जा रही है, उस आदमी का गुनाह कितना बड़ा है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है, वो कांग्रेस का इतना चहेता क्यों बना रहा? तो जवाब है मुस्लिम वोट बैंक के लिए। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स उसे कश्मीर में अलगाववादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से रोकती रही। यही वजह थी कि मनमोहन सरकार ने आतंकी सरगना यासीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई केस दर्ज नहीं किया, बल्कि उसे पीएम आवास पर बुलाकर तोहफों से नवाजा। साल 2006 की यह तस्वीर उसकी गवाही है। भले सदियां गुजर जाएं, कांग्रेस कभी इस कलंक से पीछा नहीं छुड़ा पाई। और सिर्फ यासीन ही क्यों, अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसने कश्मीर को एक तरीके से बंधक बना रखा था, कांग्रेस उन्हें भी पालती पोसती रही। इसीलिए इस बात पर हैरानी नहीं होती कि मुशाल मलिक को राहुल गांधी से इतनी उम्मीदें क्यों हैं। यासीन की बीवी मुशाल मलिक ने चिट्ठी लिखकर राहुल से जो गुहार लगाई है, उसमें 20 साल पुराने उसी रिश्ते का हवाला दिया गया और वो उसे उम्मीद दिख रही है
कि जिस तरह मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक की मदद की थी, उसकी इमेज सुधारने के लिए उसे पीएम आवास तक में बुला लिया था, न्योता देकर बाकायदा, राहुल भी उसी तरह मदद का हाथ बढ़ाएंगे। वो नेता विपक्ष के साथ साथ इंडी गठबंधन के अगुआ भी हैं और मोदी सरकार पर एकजुट होकर वो दबाव बनाने में काम आएंगे। मुशाल ने यासीन मलिक की मदद से कश्मीर में अमन चैन लाने का जो भरोसा राहुल को चिट्ठी में दिया है, वो भी कुछ और नहीं, यासीन की गर्दन बचाने की दलील है। कश्मीर में अमन चैन की आज वापसी हुई है तो इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आज यासीन और उस जैसे आतंक के कई बड़े आका जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसे छोड़ने का मतलब कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को फिर से नई सांस देने जैसा है, जिसकी आखिरी कोशिश में गुवाहाटी में घुसे मुट्ठी भर पाकिस्तानी आतंकी लगातार जुटे हुए हैं। और इस मामले में कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है, राहुल को वाकई उससे पीछा छुड़ाने की जरूरत है। उन्हें देश के सामने आकर एक कहना होगा कि देश से द्रोह करने वाले और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाले की वो मदद नहीं करेंगे। मुशाल और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को उन्हें सख्त नसीहत देने की जरूरत है और मानवाधिकार की दुहाई पर भी यासीन जैसे आतंकियों की मदद बिल्कुल ठीक नहीं और इसके बारे में सोचना भी कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदने जैसा है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है आगे बढ़ने का और आपको यह बताने का कि आखिर वो कौन से स्विंग वोटर हैं जिसे साधने के लिए योगी का बयान सामने आया है। लेकिन आपको ये बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि किंग खान को धमकी जो मिल रही है उसके पीछे की स्टोरी क्या है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दो टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं। तो चलिए अगली स्टोरी का रुख करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड देश के दो राज्यों में चुनावी लड़ाई घनघोर हो चुकी है। मुद्दों की महाभारत है, लेकिन सबके बीच किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा घमासान दिख रहा है तो वो है हिंदू एकता का मुद्दा। और किसी एक बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी हिंदू एकता के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और इस रथ की कमान इस बार सीएम योगी ने संभाल रखी। हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी को भरोसा हो चला है कि बटेंगे तो कटेंगे ही अगले चुनावों में जीत का सूत्र वाक्य है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, हर जगह बोला जा रहा है और तो और विरोधी भी रात दिन इसी लाइन की काट जो खोजने में जुटे हुए। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे बीजेपी इसी सूत्रवाक्य के आसपास अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। तो विरोधियों ने इसका मुकाबला करने के लिए इसकी क्या काट खोजी है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिससे साबित हो जाएगा कि मौजूदा दौर की सियासत और समाज दोनों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा किस हद तक असर डाल रहा। तो जरा देखिए, ये तस्वीरें छठ के मौके की तस्वीरें हैं और ये बिहार के नालंदा की तस्वीर। बिहार के नालंदा में छठ के मौके पे ये व्रतियों को जो, हालांकि ये जो तस्वीरें जिन्होंने पोस्ट की है सोशल मीडिया से मैंने उठाकर ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को, इस फोटोग्राफ को पोस्ट किया है, उनका दावा है कि छठ के मौके पे जो प्रसाद का थैला है उस पर भी यही नारा लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि कई लोगों का दावा है कि इसके पीछे बजरंग दल के लोगों का हाथ है और वही इस तरह के नारे वहां ऐसे थैलों पर लिखवा कर बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह बताता है कि यह नारा उन राज्यों में भी गूंज रहा है जहां चुनाव नहीं है। जो चुनाव जहां है वहां अगर ये नारे अगर चल रहे होते तो एक बात,
लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां भी ये नारे चल रहे हैं। और तो और देखिए, टी शर्ट पे इस तरह के टी शर्ट आ गए हैं मार्केट में, ऐसा दावा किया जा रहा है, और उस पर भी यही नारे लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप सोचिए कि इस तरीके की पॉपुलरिटी और कितना पॉपुलर हो चुका है नारा, ये आपको इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पॉपुलर नारे का पोलिंग पर भी असर पड़ेगा क्या? और यही बड़ा सवाल सबके सामने, सीएम योगी के सामने भी और विपक्ष के सामने। सबसे पहले महाराष्ट्र का रुख करते हैं। यहां भी बीजेपी हिंदू एकता साधकर जीत का लक्ष्य हासिल करने की मुहिम में, और हिंदू एकता के लिए योगी का नारा ही मंत्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में योगी जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां बटेंगे तो कटेंगे का ही नारा गूंज रहा है। योगी भी मंच से यही नारा लगा रहे हैं और उनके सामने बैठी भीड़ भी इस नारे पर पूरे जोश से उनका साथ दे रही है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में योगी हिंदू एकता के मंत्र के साथ हिंदू वोट बैंक के भीतर समाज के किस वर्ग को लाने के लिए या जोड़ने के लिए नारा लगा रहे हैं? और इसका जवाब है कि दलित और पिछड़ा वर्ग। महाराष्ट्र चुनावों में भी जातीय राजनीति का चुनावी रिजल्ट पर बहुत सीधा सीधा असर दिखता है, और वहां योगी हिंदू समुदाय की सभी जातियों यानी कि अगड़े, पिछड़े, दलितों और सबको जोड़कर हिंदू वोट बैंक गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विपक्ष हिंदू एकता से चिढ़ रहा है, योगी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है, उसकी पूरी पॉलिटिक्स हिंदू समुदाय के बंटवारे वाली पॉलिटिक्स है। और इसी पुरानी पॉलिटिक्स की जड़ें योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने हिलाकर रखी। हिंदू एकता के जरिए दलित वोट को साधने की इस रणनीति का हिसाब समझने के लिए सबसे पहले यहां की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी का गणित समझिए एक बार। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 में से 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। इसके अलावा करीब 65 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां अनुसूचित जाति की आबादी 15% से ज्यादा है। यह आंकड़ा यह बताता है कि दलित की भूमिका इन सीटों पर बहुत निर्णायक है। अब सवाल यह है कि क्यों बीजेपी को लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में ये वोट बिदक गया था, और क्यों यह लग रहा है कि अगर दलित पिछड़े साथ आ गए तो महाराष्ट्र का महासंग्राम एक तरीके से वो आसानी से जीत जाएंगे। साल 2000 जरा आपको ये बताते हैं कि क्यों ये ऐसा लग रहा है बीजेपी को, और जरा उसको कुछ आंकड़ों के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 29 सीटों का रिजल्ट आप देखिए, जो हमने आपको बताया कि ये जो 288 में से वो 29 सीटें जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, उसमें से 2014 में किस तरह के नतीजे आए थे जरा एक नजर डालिए उस पर। बीजेपी को 15 सीटें मिली और उसकी सहयोगी को 9, यानी कि आप सोचिए 29 में से 15 और 9 24, मतलब 29 में से 24 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत लिया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि दलित वोटरों के बीच में बीजेपी की पकड़ और उसके सहयोगियों की पकड़ कितनी मजबूत थी 2014 के विधानसभा चुनाव में। जबकि आप देखेंगे एनसीपी और कांग्रेस को ये वोट, अभी तो हमने आपको सीटें दिखाई, अब जरा वोट शेयर देखिए। बीजेपी को 2014 में 28.67 और शिवसेना को 20.38, यानी कि आप देखेंगे तो करीब करीब 48-49% वोट जो है, आधे के करीब करीब आधा वोट जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी के पास थी। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 30-31% जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के खाते में वोट गए थे दलितों के इन 29 सीटों पे, जो कि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। अब जरा आगे बढ़िए और देखिए कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो वहां क्या स्थिति हुई। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो 29 सीटें थी उनमें से क्या आंकड़ा रह गया, जरा देखिए। बीजेपी कहां तो 15 थी और यहां 9 सीटों पर सिमट गई।
15 से 9 और शिवसेना जो सहयोगी थी वो 5 सीटें, तो वहां 24 सीटें जीती 2014 में और यहां पे 14 सीट, 10 सीटों का नुकसान। ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप देखते हैं। और कांग्रेस इसकी भरपाई कहां हुई और इसकी जीत और इसका फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को 7 सीटें मिली, एनसीपी को 6 और जो बीजेपी के खाते से निकली हुई 2 सीटें निर्दलीय को भी मिली। तो 2014 और 19 आते आते इन दलित बहुल या यूं कहें कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इन 29 सीटों पे गणित किस हद तक बदल गया और वो बीजेपी के खिलाफ हो गया, तो वो जरा वोट का गणित हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको 2024 तक लेकर आइए। जो 2014 और 2019 के बीच एक जो बड़ा बदलाव आया वो ये आया कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 17 पर मतदाताओं ने पुरानी पार्टी पर ही भरोसा जताया, वहीं 12 सीटों पर मतदाताओं ने किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। साल 2019 में कांग्रेस ने 5, एनसीपी ने 4 सीटें जीती और बीजेपी और एनसीपी और माफ करिएगा कि कांग्रेस ने 5 और एनसीपी ने 4 सीटें बीजेपी और शिवसेना से छीन ली। और इन सीटों पर बीजेपी और शिवसेना ने 2014 में जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी की जीती हुई 2 सीटें निर्दलियों के खाते में चली गई। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 25.12, एनसीपी को 17.36 और कांग्रेस को 17.21% वोट मिले और शिवसेना को 15.53। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो देखिए कि कहां 50% वोट शेयर था और वो 2019 आते आते बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए वो वोट शेयर घटकर कितना हो गया? करीब करीब 40%, यानी कि 10% की चपत लगी। शिवसेना और बीजेपी के वोट शेयर में 2014 की तुलना में एक बड़ी गिरावट। अब यह देखिए कि 2014 में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी को 2019 आते आते विधानसभा चुनाव में जो नुकसान होने लगा और 2024 लोकसभा चुनाव आते आते कैसे खेल ही बिगड़ गया, जरा एक बार वो भी देखना चाहिए। और वो खेल कैसे बिगड़ा जरा एक बार ये भी देखिए। ये 2024 की लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और उनमें से 5 सीटें रिजर्व हैं अनुसूचित जातियों के लिए। और जो 5 सीटें रिजर्व है उसमें से जरा हाल देखिए। महायुति जो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए कह लीजिए, 0, एक भी सीट नहीं मिली 5 में से। और एमवीए को 5 की 5 मिल गई, महाविकास अघाड़ी को 5 की 5 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 4 और शिवसेना उद्धव गुट को 1 सीट। अब आप सोचिए कि जहां 2014 में इस पर 29 में से अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो ये लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में जहां 29 में से 24 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीती थी, 2024 आते आते 10 साल में वहां उनका खाता नील हो गया। और जरा अब इस लोकसभा सीट को विधानसभा के हिसाब से देखिए जरा, तो अब आपको और अलग तरह की तस्वीर दिखेगी। अगर विधानसभा वाइज आप देखेंगे तो ये करीब करीब 48 सीटें ठहरती है। जो 5 लोकसभा में करीब करीब जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 5 सीटें हैं, अगर उसमें विधानसभाओं की संख्या देखेंगे तो करीब 48 विधानसभा है। और जो लीड का और ट्रेल का जो पूरा माफ करिएगा 29 लोकसभा विधानसभा सीटें ही हैं उसमें, और उसमें जो 29 विधानसभा सीटें हैं उसमें जरा खेल देखिए क्या हुआ। जो मैंने आपको 5 लोकसभा सीटों का जिक्र किया, उन 5 लोकसभा सीटों की विधानसभाओं में किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ या किसको बढ़त मिली और कौन पिछड़ गए, जरा एक बार उसको देखिए। कांग्रेस 12, शिवसेना 6, शिवसेना उद्धव गुट 5, बीजेपी 4। आप सोचिए 29 में कहां तो 15, 2014 में 19 में 9, और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसके हिसाब से विधानसभा की सीटों को अगर देखेंगे तो बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 15 से 4 तक का सफर, और शिवसेना की भी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है।
शिवसेना भी लगातार नीचे जा रही है। और बाकी जो आप देख रहे हैं कि महाआघाड़ी के जो पार्टियां हैं उनको ज्यादा बेहतर स्थिति में वो आपको दिख रहे हैं। तो ये 2014 से 2024 आते आते किस तरीके से बदलाव हुआ है महाराष्ट्र के दलित वोटर्स के वोटिंग बिहेवियर में, वोटिंग पैटर्न में, वो इस बात का इशारा कर रहा है कि आखिर क्यों आज जो बीजेपी है वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रही है और क्यों हिंदू एकता से ही उसे महाराष्ट्र के चुनाव में आस है। अब जरा देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है ना जातियों अगर जाति के आधार पर देखेंगे तो किस तरीके से अलग अलग पार्टियों या गठबंधनों का परफॉर्मेंस रहा है उसका भी जरा एक नजर मार लीजिए। इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि किस पार्टी या किस गठबंधन ने समाज के किस वर्ग में, किस तबके में अपनी पकड़ मजबूत की है और कहां उसकी पकड़ ढीली हुई। तो जरा महायुति के लिए देखिए जो कि बीजेपी का गठबंधन है। आप देखिए उच्च जाति में 2024 में इसको 20% ज्यादा वोट मिले, अगड़ों में, मराठा में भी 7% ज्यादा वोट मिले, जबकि उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन 7% ज्यादा वोट मिले मराठा में, और ओबीसी में भी 11% ज्यादा वोट मिले। यह बीजेपी के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात। लेकिन नुकसान कहां हुआ? नुकसान देखिए महाविकास आघाड़ी की अगर आप तस्वीरें देखते हैं, अगर इसके आंकड़े देखते हैं तो दलितों में महाविकास आघाड़ी की पैठ बढ़ी है। उनको 11% ज्यादा वोट मिले दलितों के, और आदिवासियों के तो 20% ज्यादा वोट मिले, और मुसलमानों के 62%, जैसा कि उम्मीद थी। तो उम्मीद के मुताबिक ही उनको 62% ज्यादा वोट मिले। और ये जो नतीजा है, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी और जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर वो अपने लोकसभा और विधानसभाओं में किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, उसको देखने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति पर काम किया होगा। और आज जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा देख रहे हैं, वो असल में इन्हीं आंकड़ों से निकला हुआ समीकरण नारों में तब्दील हो जाता है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों में बदल जाता है। तो ये जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से महाराष्ट्र में दलित वोट का जो पैटर्न है वो एक तरीके से स्विंग वोटर की तरह है। और अभी भी जो हमने आपको दिखाया कि अगर दलित वोटों का अगर गणित बैठ जाए, ठीक हो जाए, तो बीजेपी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। जरा देखिए, हिंदू एकता दूर करेगी बीजेपी की चिंता क्यों कही जा रही, क्यों ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगातार बुलंद हो रहा है हर रैली दर रैली, क्यों इसका जो शोर है वो और बढ़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 15, 19 में 9 और 2024 लोकसभा चुनाव में 4, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि अगर बीजेपी ने दलित वोटों को एकजुट करने के लिए कोई सीरियस काम नहीं किया, कोई संजीदगी से इस पर काम नहीं किया, जोर नहीं लगाया, तो बड़ा नुकसान इस चुनाव में भी हो सकता है। और दलित वोटों की लामबंदी बीजेपी के एजेंडे में बहुत लंबे वक्त से रही। महाराष्ट्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी 12 साल से एनडीए का हिस्सा है, और सिर्फ उनके जरिए ही नहीं बल्कि अलग अलग नीतियों के जरिए भी बीजेपी की कोशिश है कि महाराष्ट्र के जो हिंदू वोटर हैं, चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों या दलित हों, सबको एकजुट किया गया। और बीजेपी हिंदू एकता के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है, और उस पर पिछली बार की संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण विरोधी होने का जो आरोप लग रहा है, उस पर भी बीजेपी इस बार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए हिंदू एकता के साथ योगी हर जगह जहां भी जा रहे हैं वो दलितों से जुड़े हुए मुद्दे, खास करके आरक्षण के मुद्दे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्तों से जुड़े हुए मामले वो लगातार उठाते रहते हैं। जरा एक बार योगी को भी सुनिए। कौन नहीं जानता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करने का कांग्रेस का षड्यंत्र? कौन नहीं जानता है कांग्रेस को नीतियों को, जो उसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने के लिए तमाम षड्यंत्र किए थे, समय समय पर षड्यंत्र किए थे।
और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। तो योगी समेत पूरा बीजेपी इस नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उन्होंने हिंदू एकता और खास करके अगर अगड़ों के साथ, जैसा कि उनका वोट बैंक अगड़ों में बढ़ा, पिछड़ों में भी बढ़ा, ओबीसी में भी बढ़ा, जैसा कि हमने आपको आंकड़ों में दिखाया, अगर दलितों में गिरते अपने वोट बैंक को थाम लिया, यूं कहें कि 2014 के लेवल पर ले जा, अगर पहुंचा सके वहां तक, उसी तरीके से उनको एकजुट कर सके अपने पाले में, तो निश्चित रूप से ये एक उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और इसीलिए चुनाव दर चुनाव और यूं कहें कि रैली दर रैली ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा और बड़ा होता जा रहा है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और अगली स्टोरी जुड़ी हुई है बॉलीवुड से। बॉलीवुड के दबंग के नाम से मशहूर सलमान खान को पिछले कुछ दिनों से जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही, और इस कड़ी में अब फिल्म स्टार शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया। शाहरुख को भी जान से मारने की धमकी मिली, और बड़ी बात यह है कि जिस फोन नंबर से शाहरुख को धमकी का कॉल आया था, उसकी जांच करते हुए मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर में फैजान नाम के शख्स तक पहुंच गई। फैजान पेशे से वकील है। उसने पुलिस के सामने जो दावा किया, उसके बाद शाहरुख खान का कनेक्शन भी हिरण के शिकार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आरोपी ने दावा किया कि पुलिस में उसने शाहरुख खान के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज करवा रखी, और इसी सिलसिले में उसे फंसाने के लिए यह साजिश की। आरोपी फैजान ने मुंबई पुलिस से पूछताछ में कहा कि उसका फोन चोरी हो गया था, और चोरी की रिपोर्ट भी उसने पुलिस में लिखवा रखी है, और चोरी हुए फोन से शाहरुख को धमकी वाला फोन गया होगा। मुंबई पुलिस जहां फैजान के इस दावे को खंगालने में जुट गई है, मुंबई पुलिस ने अभी फैजान को गिरफ्तार नहीं किया है। फैजान ने पुलिस को क्या क्या बताया, वो आपको उसी की जुबानी सुनवाते हैं। जरा एक बार सुनिए कि फैजान क्या कह रहा है इस पूरे मामले। नहीं, लाया नहीं गया था, मैं खुद गया था थाने में। मुझे पुलिस मेरे घर पे आए थे सुबह, तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं खुद से गया था पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने कहा था कि मेरे नंबर से जो लॉस्ट हो गया, गुम गया है, उसे कंप्लेंट भी ऑलरेडी दे रखा मैंने अपना कुमारी पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने इससे कॉल किया है शाहरुख खान को कि वो 50 लाख की फिरौती मांगी गई है, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे दी है। ऐसा हुआ है। कितने घंटे पूछताछ हुई आपसे? करीबन 2 घंटे। 2 घंटे। क्या क्या चीज़ें आई पूछताछ में? कुछ चीज़ें ऐसी वही पूछते थे कहाँ पे आपका फ़ोन गुमा है, जिस दिन कॉल उस दिन आप कहाँ पे थे। तो उस दिन अपना कोर्ट में काम काज देख रहा था, मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस में था। मैं खुद ही एसपी ऑफिस में थे आप? तो अब फैजान का वो आरोप भी सुन लीजिए जिसमें शाहरुख खान भी सलमान की तरह हिरण शिकार कांड में एक अलग एंगल से उलझे हुए दिखाई दे रहे। फैजान के मुताबिक रायपुर पुलिस में उसने शाहरुख के खिलाफ 2 समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का मामला दर्ज कराया था। फैजान ने साल 1994 में शाहरुख की फिल्म अंजाम के एक सीन को लेकर पुलिस में शिकायत दी है, और फैजान का आरोप है कि उस फिल्म के एक सीन था जिसमें शाहरुख एक हिरण को गोली मारते हैं और अपने स्टाफ को उसका मांस पकाने को कहते हैं। फैजान के मुताबिक ये सीन 2 समुदायों के बीच दुश्मनी की वजह बन सकता है। जिस तरह सलमान खान और विश्नोई समाज के बीच एक दुश्मनी हो गई हिरण शिकार कांड के बाद, उसी तरीके से इस सीन के बाद भी इसी तरह की स्थिति बन सकती थी, और इसी वजह से उसने एक केस दर्ज करवाया। फैजान की शिकायत पर अगर गौर कीजिए तो शाहरुख की फिल्म अंजाम सलमान खान के हिरण शिकार कांड से 4 साल पहले आई, जबकि सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप 1998 में हम साथ हैं जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस दौरान लगा था यह आरोप, और जिसे लेकर विश्नोई समाज सलमान पर भड़का हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई यही बात दोहराकर सलमान को लगातार धमकियां देता रहा है। और जहां तक शाहरुख की धमकी का मामला है, तो फिल्म में हिरण के शिकार दिखाने को लेकर जो शिकायत उसने अपनी जगह है, लेकिन मामला 50 लाख रुपए की रंगदारी का भी, जिसके लिए शाहरुख को धमकी दी गई। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि फैजान कहीं पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल चोरी की कहानी तो नहीं गढ़ रहा है। हालांकि जहां तक धमकियों का मामला है, सलमान खान के घर पर गोलीबारी के बाद से ही शाहरुख ने बांद्रा में अपने बंगले मन्नत की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था,
लेकिन वो हमेशा की तरह अपने प्रशंसकों का अभिवादन करने बंगले के टेरेस पे नहीं आए। दरअसल दशहरे के मौके पर जिस तरह बाबा सिद्दीकी को गोलियों का शिकार बनाया गया और उसके बाद जिस तरह बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान और शाहरुख की नजदीकियों की चर्चा गरमाई, उसके बाद से खबर आ रही थी कि शाहरुख कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रहे। जाहिर है कि नई धमकी के बाद शाहरुख अपनी सिक्योरिटी को लेकर और अलर्ट हो जाएंगे। भले मामला गैंगस्टर की धमकी का नहीं है, फिर भी यह बात चिंताजनक तो है। आज देश का मूड मीटर में इतना ही।